तो स्वागत है आप लोगों का इस विशेष सत्र के अंदर, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजिकल साइंस अर्थात ज्योतिष विज्ञान। आप सभी के मस्तिष्क में कई प्रकार के प्रश्न सदैव आते रहते हैं, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति। और इन सभी प्रश्नों को यदि हमको जानना है तो हमको उस एंशंट साइंस को समझना आवश्यक है जो हमारे लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होती है। आपने अलग अलग विषयों पर कभी ना कभी शोध किया होगा, जाना होगा, जिसमें एस्ट्रोलॉजी आती है, केमिस्ट्री आती है, न्यूमरोलॉजी आती है, वास्तुशास्त्र आता है, बहुत ही चीजें आती हैं। लेकिन अगर इसको मैं एक गुलदस्ते में पिरोने का प्रयास करूं तो इसको एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के रूप में कहा जाता है। अब एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को अगर बात करते हैं तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऊर्जा किसे कहते हैं। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरा ये यूनिवर्स जो है, अगर ये किसी शक्ति से चलायमान है तो ऊर्जा है। इसी ऊर्जा को स्थापित करने के लिए, अलग अलग स्थानों पर ले जाने के लिए आ, कौन, मैं म्यूट हूँ क्या? नहीं, मैं तो आवाज आ रही मेरी तो। कौन म्यूट, कौन है आप में से? बिमल जी को बोल रही थी सर, वो अनम्यूट थी। अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी। ओके सर। तो आपको ये समझना अत्यंत आवश्यक है, इस हम एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की जो बात कर रहे हैं, इसके पीछे का लक्ष्य क्या, हम क्या जानना चाहते हैं। तो आपके सामने ऊर्जा जो लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको इस ऊर्जा को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो ऊर्जा को हम लोग दो डायमेंशंस में डिफाइन करते हैं। पहला है प्रकाश, दूसरा है अंधकार। जितना प्रकाश इस संसार के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही अंधकार भी महत्वपूर्ण है। और ये जो दोनों चीजें होती है ना, इनका संतुलन हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। आप ये सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं कि मैं इस एनर्जी को यहाँ पर लेकर इस रूप में क्यों आया। अगर हम चीन की बात करते हैं तो चीन में ऊर्जा को दो रूपों में डिफाइन किया था, यिन और यैन। अगेन, लाइट एंड डार्कनेस। अगर हम लोग इसको दैवीय संपदा में लेके जाते हैं तो हम कहते हैं असुर एवं देव। असुर मतलब अंधकार और देव मतलब प्रकाश। और दोनों का ही जो कह सकते हैं संतुलन बराबर होना चाहिए हमारे जीवन के अंदर। जब एक बालक पैदा होता है, कोई भी शिशु पैदा होता है, तो उसमें प्रकाश की मात्रा अत्यधिक होती है। इसका अर्थ ये नहीं अंधकार नहीं है उसके अंदर, अंधकार भी होता है, लेकिन प्रकाश की मात्रा अधिक होने के कारण वो आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इस प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है, उत्सर्जित किया जा सकता है, लेकिन अंधकार को मिटाया नहीं जा सकता। ये ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से दिन के समय हम लोग सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से रात को हम चंद्रमा के प्रकाश का भी उपयोग करते हैं। और आप जानते हैं चंद्रमा जो होता है उसमें कुल मिलाकर 16 कलाएं होती हैं। जो 16 कलाएं होती है उसमें 14 कलाओं में तो बढ़ता करता रहता है, और एक कला में टोटल चला जाता है, और एक कला में वो पूर्ण रूप से वापस आ जाता है। अब ये जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, इसका जो आधार है, केवल दो ग्रहों को लेकर हम नहीं चल सकते हैं, इसमें बहुत कुछ सम्मिलित होता है। तो अब हमें यह समझना आवश्यक है कि हम इस लाइट और डार्कनेस को अपने जीवन में लेकर कैसे आ सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि जो मैं आपके सामने एनर्जी को लेकर आया हूं, इसको मैं किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकता हूं आपके साथ। तो ये समझने के लिए जो हमारा अगला इसी के विषय का जो टॉपिक है वो क्या आता है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ये यूनिवर्स बना कैसे है, यूनिवर्स है क्या। जब तक हमको इस उत्पत्ति का नहीं पता चला कि हम आज जिस लेवल पे हम लोग हैं, जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे तब तक हम यूनिवर्स के बारे में नहीं जान पाएंगे। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, इसका मूल उद्देश्य जो है वो मानव को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना अर्थात जोड़ना है। ये जोड़ने की कला जो होती है बहुत विचित्र होती है।
और इस कला को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि यूनिवर्स है क्या। तो यूनिवर्स वास्तव में ऊर्जा का एक भंडार है, जिसमें प्रकाश भी है और अंधकार भी है। प्रकाश कहाँ पर है, अंधकार कहाँ पर, ये बाहर नहीं, वास्तव में हमारे भीतर होता है। तो यूनिवर्स के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है उसको हम लोग कहते हैं गैलेक्सी, जिसको हम हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी प्रकाश पुंज को कहा जाता है, जहां पर प्रकाशवान जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो एकत्र हो जाते हैं। अब हमारी जैसे गैलेक्सी, जिसको हम आकाश मतलब आकाश गंगा कहते हैं, इसका नाम मिल्की वे है। मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें हम लोग इस समय विराजमान है। इस गैलेक्सी में असंख्य मंडल होते हैं। हम जिस मंडल में रहते हैं उस मंडल का अधिपति कौन है, सूर्य है। तो हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम अर्थात सौर प्रणाली। तो सोलर सिस्टम, सौर मंडल में हम लोग रहते हैं। अब सूर्य क्या है, सूर्य वास्तव में प्रकाश का वो पुंज है, एनर्जी का वो पुंज है, जिससे कि हम सभी लोग चलायमान, सभी लोग बने हैं, सभी लोग चल रहे हैं। आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उठेगा यहाँ पर, या उठना भी चाहिए, कि हम एनर्जी को इस रूप में लेकर क्यों आ रहे हैं। हम अगर एक सनातन सभ्यता की बात करते हैं तो सनातन सभ्यता के अंदर हम लोग सबसे ऊपर राम को मानते हैं। राम कौन है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। हम उनको अपना ईष्ट मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचने का शायद प्रयास नहीं किया कि राम वास्तव में ईश्वरीय अंश में आए कैसे। तो ईश्वरीय अंश में आने के लिए ये जानना भी आवश्यक है कि राम की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में आपको इसका विस्तार से विवरण मिल जाता है, किस प्रकार से दशरथ ने श्रृंगी ऋषि के सहयोग से एक यज्ञ का आवाहन किया और श्रृंगी ऋषि ने अग्निदेव से राम की उत्पत्ति के लिए एक खीर मांगी। लेकिन किया क्या था, आखिर राम के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति थी जो आज तक हमारे जीवन में वो जागृति का केंद्र बने हुए हैं। तो ये जानने के लिए आपको ये पता होना आवश्यक है, क्योंकि हमारे इस जिस हम सिस्टम में, जिस हम मंडल में रहते हैं, सूर्य से मतलब प्रेरणा लेता है, सूर्य से चलता है। तो जब राम का जन्म हुआ था तो राम के जन्म के लिए श्रृंगी ऋषि ने सूर्य से संपूर्ण ईश्वरी ऊर्जा को चूसा था। ध्यान रख के दोबारा बोल रहा हूं, सूर्य से संपूर्ण ईश्वरी ऊर्जा को लेकर विष्णु रूपी स्वरूप को उन्होंने उपयोग किया। और इसके उपरांत जो तीसरा पार्ट क्या आया, उन्होंने उनको एक मानव का स्वरूप दे दिया। अर्थात जो राम का जन्म हुआ था, राम के जन्म के लिए जो ईश्वरी शक्ति जिसे हम लोग कहते हैं, वो कंप्लीट सूर्य की ऊर्जा का ईश्वरी पार्ट उनके अंदर प्रवेश हुआ था। इसलिए जो सूर्य की जो कह सकते हैं क्रियाकत्व होते हैं, कार्यकत्व होते हैं सूर्य के, एक अनुशासन में चलना, निर्देश देना, लोगों का ध्यान रखना, अधिपति बनना, नेतृत्व करना, ये सभी क्वालिटीज किसमें थी, तो राम में पाई जाती है। राम जो थे ये 14 कला संपन्न कहे जाते हैं। राम जो है 14 कला संपन्न कहे जाते हैं, क्योंकि 14 की 14 कलाएं किसमें आती हैं, सूर्य में आती हैं। दो कलाएं सूर्य में नहीं है, वो कौन कौन सी हैं, सूर्य कभी झूठ नहीं बोल सकता, और सूर्य कभी भी मुस्कुरा नहीं सकता। हमेशा जो नेतृत्व लेते, जो लीडर होते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान बहुत हल्के से होती है। राम के पूरे जीवन चरित्र को आप यदि स्टडी करते हैं तो वहां पर आपको राम के अंदर एक भीनी सी मुस्कान मिलेगी, कभी कृष्ण की तरह हंसते हुए नहीं मिलेंगे। ये बात आपको सुननी अत्यंत आवश्यक है। ये आपको अगर इसके बारे में और विस्तार में जानना है तो आप हौरा पराशर को स्टडी कर सकते हैं, जो ज्योतिषी जो विषय है उसका एक सबसे मूल ग्रंथ माना जाता है, हौरा पराशर। आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है अगर चाहें आप तो सोलर सिस्टम के अंदर हमने प्रवेश किया। अब इसके अंदर जब हम आते हैं तो हमें जो स्थान मिला, जो भूमि मिली, उसका नाम है अर्थ। धरती कहते हैं, भूमि कहते हैं, बट अर्थ है क्या। अर्थ वो आधार है जहां पर कोई भी ऊर्जा आके प्रवेश करती है और वहां पर एक स्वरूप मिलता है। अब अर्थ, क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ के आगे का जो जो आप हमारा जैसे कह सकते हैं एक स्वरूप बनकर तैयार होता है, तो इसको हम 4 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। अर्थ को 4 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। अर्थ हमें क्या क्या दे रही है। सबसे पहले 5 एलिमेंट, 5 तत्व जिसे कहते हैं, 5 एलिमेंटल थ्योरी। हम कौन कौन से कहते हैं, पृथ्वी,
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आप मेरी उंगलियों पर भी ध्यान देंगे प्लीज, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस सबको समझने के लिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व जो है हमारे पांच उंगलियों को निर्देशित करते हैं। अब आपको ये पता होगा, ये जो उंगली होती है, ये जो उंगली होती है हमारी, इसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं पमिस्ट्रिक की बात करते हैं, तो इस उंगली के ठीक नीचे जो स्थान होता है, इसको सूर्य चक्र कहा जाता है। तो देखिए, पृथ्वी और सूर्य का मिलन, पृथ्वी और सूर्य का मिलन। अब क्योंकि यहाँ पर हम अगर इसकी हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य पृथ्वी तत्व, यहाँ पे जब हम रिंग पहनाते हैं मैरिज के टाइम पर, तो अर्थात हमने उसके भूमि को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये लॉजिक है इसके पीछे, क्यों हम यहाँ पर रिंग पहनते हैं या पहनाते हैं। अब इस उंगली के ऊपर एक बात सदैव ध्यान रखने वाली होती है, यदि कोई धातु इस उंगली पर सुशोभित हो सकती है तो केवल एक ही है, वो है स्वर्ण। यहाँ पे कभी भी चांदी नहीं आ सकती। ये लॉजिक है इसके पीछे। क्योंकि पांच एलिमेंट में सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट होता है वो है अर्थ एलिमेंट। दिस इज अर्थ एलिमेंट। आपको ये बात समझ आई है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा इसके डिटेल में जाते हैं, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो पांच तत्व हैं उससे मिलकर ये हर जीवित एवं निर्जीव वस्तु हमारे सामने उपलब्ध है। अगर हम जीवित वस्तुओं की बात करते हैं, इसका सीधा तात्पर्य कहां पर जाता है, वह जिसमें क्षणिक भर भी ईश्वरीय या आसुरी प्रभाव उपलब्ध है। लाइट पी मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी में भी अगर उसमें एडम सॉरी आपका ये प्रकाश अर्थात अंधकार, लाइटनेस और डार्कनेस अगर उपलब्ध है, तो वो जीवित कहलाएगा, अदरवाइज को निर्जीव कहेंगे। ये सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है। अगला पॉइंट जो आता है, नेचर। अब ये नेचर को समझना बहुत आवश्यक है। प्रकृति ने सबसे पहली चीज जो हमको दी वो है नेचर। यहां से आपके कई प्रश्नों के उत्तर निकलने शुरू हो जाएंगे। नेचर कहते किसे हैं? जो वास्तविक नेचर है, वास्तविक प्रकृति जो होती है, वास्तव में वो क्या है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये वास्तविक प्रकृति होती है। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, फिक्स्ड ड्यूटीज। जितने भी वृक्ष मिलेंगे या पौधे मिलेंगे, इनकी एक फिक्स ड्यूटी है। बिल्कुल निर्धारित निश्चित कर्तव्य नेचर ने डिफाइन कर रखे हैं कि आम को आम ही देना है, सेब को सेब ही देना है, गेहूं के पौधे से गेहूं ही निकलेगा। ये ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक है। तीसरी चीज क्या आती है, फिक्स्ड प्लेसेस। ये कभी भी रोटेशन में नहीं जा सकते, मतलब वृक्ष कभी चलता नहीं है। और अब क्योंकि अर्थ एलिमेंट है ये, आप इन चीजों को ध्यान रखेगा। वैसे आपको मैं इसका वीडियो दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन ये पॉइंट आपको समझने अत्यंत आवश्यक है। ये किसी भी जगह पर आपको इस प्रकार से नहीं मिल पाएगा। तो अर्थ एलिमेंट जो हमारा होता है, इसकी स्थिरता बहुत जरूरी होती है, बहुत आवश्यक है अर्थ एलिमेंट की स्थिरता। इसलिए जो फिक्स्ड जो कह सकते हैं जो क्वालिटी है, वो नेचर के अंदर होती है। अब इनके साथ और क्या होता है कि फिक्स्ड है, इसका मतलब नेचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप जानते हैं एक पेड़ जो होता है, पहले पौधा होता है, पौधे का जब वृक्ष बनता है, जब वो जड़ पकड़ लेता है, तो पांचों तत्व जो है, पांचों तत्व उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, और वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से खड़ा रहता है, और पांचों तत्वों का एक संग्रह बना के रहता है। विज्ञान में अलग अलग भाषाओं से कहा जाता है कि आपका फोटोसिंथेसिस होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन लॉजिकली क्या होता है, जो वृक्ष होता है, वो जड़ उसकी इतनी गहराई तक पहुंच जाती है कि वो भूमि से पानी ले लेता है। उसके तने में वुड एलिमेंट होता है, जिसको दूसरी टेक्नोलॉजीज के अंदर एक एलिमेंट के रूप में, वुड एलिमेंट के रूप में कहा जाता है, मेटल एलिमेंट के रूप में कहा जाता है। वो होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, मतलब वुड में अग्नि एलिमेंट, अग्नि तत्व भी होता है, पत्तों में वायु तत्व और जल तत्व होता है, और वायु चारों तरफ फैल रही है, और जो उसका फैलाव है वो आकाश तत्व का होता है। अब अगर आप यहाँ पर इस हाथ को देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये उंगली सबसे बड़ी है, और इस संसार में सबसे ज्यादा आकाश तत्व ही है। इसके विषय में आगे बताऊंगा, अब इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आपने यहाँ पर देखा फिक्स ड्यूटी, फिक्स प्लेसेस। अब क्योंकि ये नेचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है,
अपना फूड खुद बना रहा है, तो ब्रह्मांड की 100% जो ऊर्जा है, जो कि आपका यूनिवर्स से उठकर, गैलेक्सी से उठकर, सोलर सिस्टम से उठ के, अर्थ से उठकर आ रही है, इन पेड़ पौधों के पास इजीली उपलब्ध हो जाती है। तो क्योंकि 100% ऊर्जा इनको मिल रही है, ये कभी भी वृद्ध नहीं होते। इनकी एक आयु जरूर होती है, लेकिन वो बहुत लंबी होती है। किसी वृक्ष को ना छेड़ा जाए, उसको प्रॉपर पानी हवा सब जो नेचर देती रहे, तो वो लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तभी वो कहते हैं ये पेड़ कितना पुराना है, कितने समय से चल रहा है। इसमें भी क्वालिटीज होती हैं अलग अलग। अब इसी की अगली कड़ी में जो चीज आती है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिएचर। ये जो क्रिएचर है, ये भी अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले ध्यान रखिए, ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, जितने भी पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, ये सब क्रिएचर में आते हैं। ये नेचर नहीं है, ध्यान रखिएगा, दिस आर नॉट नेचर। ये बेसिक डिफरेंस पता होना अत्यंत आवश्यक है। कोई नेचर नहीं है, ये क्रिएचर है। अब हम इनको क्रिएचर क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। आप ये देखिए, अगर इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखते हैं, आपको इसके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं आपके नोट्स को ऑलरेडी दे दूंगा। इसके नोट्स आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब 3 एलिमेंट ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हवा में उड़ रहे होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो धरती पर भ्रमण कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं। अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, जिस भी जीव के अंदर एयर एलिमेंट सबसे अधिक होगा, वो हवा में उड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वो हवा में उड़ेगा। उसके अंदर क्योंकि एयर एलिमेंट ज्यादा है, तो उसको उसको कंट्रोल करने के लिए हाथों की आवश्यकता ही नहीं है। केवल पैर धरती पे टिकाने के लिए चाहिए। उसको आप हाथ कहिए चाहे पैर कहिए, आपके ऊपर है। तो वास्तव में उसके पैर होते हैं और हवा से वो उड़ जाता है, ऐसे उसके पंख से उड़ जाता है। अब जितना अधिक एयर एलिमेंट होगा, उतनी अधिक ऊंचाई पर वो जा सकता है। जितना कम एयर एलिमेंट होगा, उतना वो धरती के करीब आ सकता है। ये होती है एयर एलिमेंट, मतलब पक्षियों की विशेषता। इसकी कैटेगरीज बहुत बाद में हम सेट करेंगे। आगे चलते हैं अर्थ एलिमेंट। जिन जानवरों के साथ या पशुओं के साथ अर्थ एलिमेंट की मात्रा अधिक होगी, वो कहाँ चले जाएंगे? अर्थ के ऊपर। मतलब जैसे जिसके चार के चार हाथ और पैर ऑपरेटिव होते हैं। हमारे आसपास कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, बकरी है। हम वन में जाके हिरन को देखते हैं, शेर को देखते हैं, सब क्या है? अर्थ एलिमेंट की मात्रा अधिक है इनके अंदर। इसका अर्थ क्या हो गया? ये जो हमारे क्रिएचर हैं अर्थ एलिमेंट वाले, ये सारे हमारे भूमि पे चढ़ने वाले या भ्रमण करने वाले जीव हैं। तीसरे आते हैं वाटर एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट, ऐसे जानवर जिनमें वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है, वो वाटर मतलब जल के अंदर भ्रमण करते हैं। अब ये जितने भी आपको मैं यहाँ पर तीनों कैटेगरीज दिखा रहा हूं, इन दोनों के अंदर ध्यान रखिएगा, प्रकाश युक्त जीव भी होंगे और अंधकार युक्त जीव भी होंगे। जिस प्रकार दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब दिखता है, वो आपकी छाया होती है, तो जितना आप प्रकाश को बढ़ाएंगे, उतना अंधकार भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते, गणित की बात करते हैं, तो एक संख्या होती है, एक सिस्टम होता है, उसको कहते हैं इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, जिसको गणित नहीं भी आता, समझा रहा हूं केवल। शून्य होता है, शून्य के एक साइड पर पॉजिटिव नंबर, शून्य के एक साइड पर नेगेटिव नंबर। तो ये मिरर इमेज होती है वास्तव में। जो मिरर इमेज है और ये जो आपकी रियल इमेज है, इन दोनों में समानता केवल इतनी है कि मिरर इमेज जो होगी, ये एक पॉइंट कम होगी। अर्थात एक स्वस्थ शरीर उसे कहा जाएगा जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी 51% होगी और नेगेटिव एनर्जी, जिसको अंधकार कहते हैं, वो 49% होगी। ये लॉजिक होता है। अगर इसमें हल्का सा भी तालमेल बिगड़ता है, मतलब अंधकार बढ़ता है, तो व्यक्ति को रोग शुरू हो जाते हैं। अब ये 3 मैंने आपके सामने कैटेगरीज रखी हैं।
अधिकांश हम लोग कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हमको कोई ना उपाय बताता है कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। तो यहाँ से आपको लॉजिक समझ आ जाएगा कि अगर आपके जीवन में जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट की कमी है, अगर आप उस पर्टिकुलर जीव के साथ अपना संबंध बना लेते हैं तो आपको इससे लाभ मिलता है। आई होप ये आपको बेसिक पार्ट समझ आएगा। इसको मैं आगे एक्सप्लेन फिर करूंगा आपके साथ, निश्चिंत रहिए उसको लेकर। अब आगे चलते हैं। जो अगली चीज आती है वो क्या आता है? डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर देयर फूड। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये साग सब्जी खाते हैं, ये पेड़ से फल लेकर खाते हैं। ये डिपेंडेंट होते हैं, हमेशा डिपेंड रहेंगे। अब क्योंकि डिपेंडेंट है तो इनको मूव भी करना पड़ता है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इनकी लाइफ एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, कभी यहाँ कभी वहां भ्रमण कर सकते हैं। जैसे नेचर में क्या था, फिक्स थे। एक पेड़ फिक्स है, एक पौधा फिक्स है, गमला शिफ्ट कर सकते हो अलग बात है, लेकिन फिक्स है वो। यहाँ पर क्या हो गया, ये फ्लेक्सिबल बाय नेचर है। ठीक है। अब इनके साथ क्या होता है, जो इनको ड्यूटीज असाइन की जाती हैं नेचर के थ्रू, तो 20% ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके पास, लेकिन 80% की ड्यूटी टोटली फिक्स्ड है, टोटली फिक्स्ड। अर्थात अगर आपने कुत्ते को अपने घर पे रख लिया तो ठीक है, आपकी ट्रेनिंग 20% असर करेगी उसके अंदर, बाकी 80% वो वही करेगा जो उसके बेसिक गुण होते हैं। यही कारण है कि इनके अंदर वृद्धावस्था बहुत कम दिखती है। जैसे पेड़ पौधों में वृद्धावस्था नहीं दिखती है, अगर पेड़ जो होते हैं विशेष तौर पर, लेकिन इनके अंदर वृद्धावस्था थोड़ी सी दिखती है। बालपन से जब ये यौवन और जब बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, बहुत लाइट सा आपको अंतर मिलेगा, कोई विशेष नहीं। क्योंकि 20% जो फ्लेक्सिबिलिटी है वही इनको क्या कर रही है, वृद्धावस्था की ओर लेकर जा रही है। आगे चलते हैं हम लोग। दे कैन कलेक्ट 10% ऑफ एनर्जी। क्योंकि नेचर को जो लोग खाते हैं उनको केवल 10% एनर्जी ही मिलती है, उसके ऊपर एनर्जी नहीं मिलती। यदि किसी ने विज्ञान की स्टडी, मतलब विज्ञान को पढ़ा हो पीछे अपनी कक्षा के अंदर अलग अलग, तो आप ये लिखा होता है कि 10% लॉ यही होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको 100% ऊर्जा मिलती है, जो उनको खाते हैं उनको 10% मिलती है, और जो उनको खाते हैं, जो कि नेचर को खा रहे हैं, उनको केवल 1% ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में मांसाहार वर्जित है। मांसाहार वर्जित की 1% आपको ऊर्जा केवल मिलेगी। आप ऊर्जा को मिलते 100% रहिए, ध्यान रखिएगा, लेकिन जो आपको 1% ईश्वरीय ऊर्जा मिल रही है और 99% आपको आसुरी मतलब अंधकार मिल रहा है। ये है उसका मतलब। अगर आपने मान लीजिए कोई भी मांस का उपयोग किया खाने के लिए, तो मांस में उपलब्ध जो 10% ऊर्जा है वो तो मिलेगी आपको, उसका 1% पार्ट मतलब 10% मिल जाएगा आपको उसका। लेकिन रिमेनिंग जो पार्ट है उसका, जो नेगेटिव पार्ट है, वो भी आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। इसलिए आपकी जो बुद्धि होती है तामसिक दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर देती है। अब ऑल ऑफ दीज जो लिविंग जो हमारे होते हैं, ये लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट जो इनकी जो लिविंग होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो ऑलवेज क्या होती है, कनेक्ट होती है नेचर के साथ। मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये जो जितने भी जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, ये नेचर के साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं, और कनेक्शन के लिए ये नेचर से डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं। इसका लाइव एग्जांपल है इनकी पूंछ होती है। ध्यान रखिएगा, जो टेल लिखा है वो पूंछ को इंडिकेट करता है। हमारे मन में प्रश्न आता है कि पूंछ क्यों होती है? पूंछ इनकी कनेक्टिविटी होती है, ये कंप्लीट होते हैं बाय नेचर, दे आर ऑल कंप्लीट। तो ये जो आज का सेशन है मैंने इसको यहीं तक रखा है आप लोगों के लिए, और आशा करता हूं आपको जो अभी तक मैंने बताया है वो अच्छा लगा होगा। क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड, आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, बहुत इसमें लिमिटेड लेवल पे आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो यदि किसी का कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से वो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन ऑफ एनीवन, प्लीज। ये 5 मिनट का टाइम मेरे पास है, मैं 5 मिनट क्लास को वाइंड अप कर दूंगा। एनीवन, क्या सर कोई? जैसे जी बोले। सर जैसे कहा गया है, आपने अभी बताया कि जितने भी ये जीव हैं उनकी पूंछ होती है। हम्म।
तो पहले समय में ये कहा गया है कि पहले जो इंसान की उत्पत्ति हुई तो उस समय भी इंसान की एक पूंछ हुआ करती थी। हम्म तो क्या वो भी डार्विन का इसमें शामिल? नहीं, डार्विन का साथ टोटली गलत है। जो डार्विन अच्छा। थ्योरी की आप बात कर रहे हैं ना, मैं हम्म। आपको इसके विषय में इतना कहूंगा, अगर आप उस रिसर्च लेबोरेटरी में जाते जहां पे रिसर्च हुई थी ना, तो डार्विन की जीवन के 40 सालों के बाद उस रिसर्च को खंडित कर दिया गया था। अब शिक्षा प्रणाली में ये चीज थोप दी जाती है, आपको पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। इसलिए ये थ्योरी टोटली रॉन्ग है। मतलब जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि आदि मानव थे, या कुछ ऐसा था कि नहीं, जब सुनिए, उत्पत्ति हुई तो वो एक बंदर के रूप में था। नहीं, इसका उत्तर मैं देता हूं आपको। नॉर्मली क्या होता है, एक मानव के अंदर, अभी आगे समझाऊंगा वैसे आपको, लेकिन हल्का इसका हिंट ले लीजिए। एक जो मानव होता है ना, ये मानव है। अगर ये हम्म। अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेता, कहाँ पहुंचेगा? ये देवता के स्तर पे पहुंचेगा। अगर अपनी ऊर्जा को घटा लेता, मतलब अगर इसमें प्रकाश की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये धर्मात्मा, पुण्यात्मा के रूप में काउंट होगा। अगर ये अपनी ऊर्जा घटा देता है, तो कहाँ जाएगा ये? प्रेतात्मा, समझ गए आप? जो नेगेटिव, जिसे हाँ। आसुरी आत्मा, उसमें चला जाता है। तो जो जिस कल्पना के बारे में आदि मानव कहा गया है ना, वास्तव में वो लोग हैं जिनकी एनर्जी लेवल नेगेटिव में आ चुका है। आप समझ गए बात को? नेगेटिव में जा जी। चुका है। अभी मैं आपको अपने इस भौतिक शरीर के ना कुछ अलग अलग डिफरेंट आयाम दिखाऊंगा, डायमेंशंस दिखाऊंगा इसके अंदर आपको, जो आपको ये समझाने में बहुत सार्थक होगी कि हम गलत कहाँ पर जा रहे हैं। जी। कोई और क्वेश्चन कोई पूछना चाहेगा आप में से? थैंक यू सो मच। वेलकम। नहीं सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। इन चीजों पे मैं बहुत स्टडी करती रहती हूँ, और मुझे जो जो आपने बताया इसको मैं ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुकी हूँ, और बहुत मुझे बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है इन चीजों के बारे में जानना। जी तो जी आपने बहुत अच्छा बताया कि बिल्कुल अगर हम प्रकाश को ऊपर कर लेते हैं तो हम पूरा मनुष्य बन जाते हैं, अगर नीचे चले जाते हैं तो नेचुरल बात है कि वो हम जो पढ़ते आए हैं वो चीजें नजर आती हैं हम लोग। जी जी राइट सर, जी थैंक यू जी। सर। तो आपसे अगले मिलके और मैं बहुत अच्छा। आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आज जो मैंने क्लास, ये बाय डिफॉल्ट आज क्लास इस समय रख ली गई है, बट ये क्लासेस इवनिंग जी में ही होंगी, ताकि सब लोग फ्री रहे, नॉर्मली इजी रहे, जी ये हम लोग कर लें कंफर्टेबल। और मैं एक इसके लिए ग्रुप डिजाइन करूंगा। मैं सबको इंडिविजुअल ना भेजे, ग्रुप पे अगर डिटेल दे दो, सब आराम से कनेक्ट हो सकते हैं इजीली। राइट सर। ठीक है? तो आपको सेशन कैसा लगा? आप जब ये वीडियो में अपलोड करूंगा, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, और कहाँ कहाँ पे आपको इसमें आवश्यकता है बदलाव की, जो नई चीज चाहते हैं, आप जरूर बताइएगा मेरे को। आप सभी को इसका जी वीडियो मिल जाएगा, निश्चिंत रहें। आप लोग सेशन थैंक यू में सर, आए, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आप लोगों ने सेशन को ज्वाइन किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य है अपने को जानना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। जी, प्रतिमा कुछ कहना चाहेंगे? प्रतिमा जी आप? जी सर, प्रवीण मैम मेरी ही अपलाइन है, हमारी अच्छा। फ्रेंड है। अच्छा। प्रवीण जी, विमल जी, इला जी और जी, आशा जी, ये सब हमारी टीम की ही टीम के हैं हम बहुत, लोग सबसे सब। बहुत खुशी है मिलकर। मैंने सबको यहाँ पे, मैंने कहा एक बार कनेक्ट होते हैं, अच्छी हम्म, यहाँ पे कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। जी तो सर मैं एक ही और चीज कहना चाहूंगी, जी, कैसे हम यूनिवर्स से कनेक्ट हों, जो सब हमारी सिखाऊंगा। बोलते हैं ना, जो हमारी लिस्ट होती है वो यूनिवर्स में जब जाती है तो वो पूरी होती है, तो उसको कैसे कनेक्शन बनाए, थोड़ा सा उसके वेट बारे में कीजिए, आप थोड़ा सा थोड़ा वेट कीजिए, सब बताइए। सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सबको सिखाऊंगा इसके अंदर आपको मैं, जैसे जो सब लॉ ऑफ कुछ, अट्रैक्शन, सब सिखाऊंगा। नॉर्मल भाषा में सब ये वाला शब्द जल्दी समझ जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कैसे काम करता है। हमें लॉ ऑफ प्यूरिफिकेशन की पहले आवश्यकता है अट्रैक्शन से। जी जी जब तक लॉ ऑफ प्यूरिफिकेशन नहीं सीखेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी अप्लाई नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है? अगेन बाय द एंड समय हो चुका है। थैंक यू सो मच, आप लोग सभी आए, फिर थैंक यू मिलते हैं। सर, थैंक यू थैंक यू सो सर, मच सर। थैंक यू सर। वेलकम।